अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो यकीनी तौर पे हम मुल्क के वो हालात जो ये आप सब जानते हैं उसके तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है शायद कि 78 बरस में सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि पाकिस्तान को आज वो मुमताज मुकाम मिला है जिसको कि हम कहते हैं कि सालिसी करना, इंटरनेशनल लेवल पे सालिसी पहली दफा पाकिस्तान जो है किसी दो बड़े मुल्कों में, एक सुपर पावर है अमेरिका और दूसरा जो है ईरान, इनके दरमियान जो है सालिसी के लिए जो किरदार अदा कर रहा पाकिस्तान, ये 78 बरस में पहली दफा हुआ है। और शायद के कहते हैं ये कि पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक तोहफा है जो कि रमजान मुबारक में इसका वजूद आया और तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम लूट और खसूट के बावजूद इस मुल्क अभी तक कायम है और इस मुल्क ने साबित किया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कायम हुआ था और इंशाल्लाह कायम रहेगा। हमारे दुश्मनों ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह इस मुल्क का वजूद मिट जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मई में 2025 में जो बयान मरसूस जो इंडिया के साथ हमारा मुआरका हुआ, उस मुआरके के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बुलंद मकाम अता किया और आज हम दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान एक मुमताज मकाम रखते हैं कि एक सुपर पावर को, एक छोटा सा मुल्क जिसमें कि ईरान जो कि बहुत बड़ा पावर नहीं, एक आम सी कंट्री, उसने इतना परेशान किया कि आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी जो है वो उससे मुज़ाकरात पे लिए राजी हुआ और आज मुज़ाकरात का इफ्तिताह हो चुका है और मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। अब देखें कि क्या होता है। अल्लाह ताला की ज़ात से हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस सीज फायर को जो है वो दवाम बख्शेगा, एक तवील सीज फायर होगी, बल्कि जो भी मसले मसाइल हैं ईरान का, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ या इस खत्ते के दीगर ममालिक के साथ, वो तमाम की तमाम चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें लेबनान और इसराइल की जंग भी जो है वो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार है कि ईरान का भी और पाकिस्तान का भी ये एक मुतालबा है कि इस सीज फायर में लेबनान और इसराइल की जंगबंदी को भी शामिल किया जाए। अभी तक जो है कोई भी हमें ऑफिशियली तौर पर कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि मुज़ाकरात जो है वो कहां तक पहुंचे हैं और उसकी जो है नताइज हैं वो क्या है, इसलिए कि हुकूमत ने बहुत ही खुफिया रखा है, मकाम भी खुफिया और बहुत ही खुफिया, मतलब कि तमाम जो उमूर जो है वो खुफिया है और मीडिया पे भी आपको यकीनी तौर पे एक तज्जिया और तफसीर नजर आ रहे होंगे, लेकिन कोई हतमी बात नहीं है कि इसके नताइज क्या होंगे। लेकिन 90% उम्मीद यही है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे और अल्लाह ताला जो है वो इस खत्ते की जो भी मसाइल मुश्किलात उसको भी आसान करेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ईरान और इसराइल, अमेरिका की और इसराइल की जंग के दौरान जो है आपने होर्मुज़ की बंदिश की वजह से पाकिस्तान पे भी एक मुआशी तौर पर जो है एक दबाव आया और इस दबाव की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ने की वजह से महंगाई का एक मतलब कि एक समझें कि शोर गागा जो बनाया, आसमान की बुलंदी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो महंगाई जा रही है, जिसकी वजह से राशनिंग के लिए हुआ कि पेट्रोल की कम से कम माफ कीजिएगा, पेट्रोल की कम से कम इस्तेमाल को करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निजाम नाफिज किया गया। गुज़श्ता रोज यानी कि बरोज़ जुमा जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से कि दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रात के 11:30 बजे तक और इसके अलावा जो मैरिज लॉन है उनको 12 बजे तक की मोहलत दी गई है। उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। अब ये लॉकडाउन पे हमारे ताजिर हजरात या मुख्तलिफ सियासी जमात के रहनुमा जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हुकूमत ने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, ये स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ भी 12 रुपये की कमी हुई और पेट्रोल 366 रुपये पर लीटर पर आ गया और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर पेट्रोल जो है अपनी साबका कीमत पर वापस आ जाएगा। तो हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था, हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था कि ये मुज़ाकरात के बाद नतीजे क्या होता है, लेकिन हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा फिक्स कर दिया और इस निफाज के बाद ताजरों में एक बढ़ गए हैं और किसी का कहना है कि जनाब के ये एक गैर ज़रूरी तौर पर बहुत जल्दी की गई। साथ साथ यहाँ पर यह भी तस्करा करता चलूँ मैं कि हम आज इस प्रोग्राम में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हुकूमत कहती है कि पेट्रोल की बचत कम करें, सादगी अपनाएं। सवाल ये पैदा होता है कि कराची की सड़कों की जो हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, या इस इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत की वजह से सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम होता है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा होता है, तो क्या पेट्रोल की बचत होती है उसमें?
कभी भी नहीं होती, उसमें बल्कि पेट्रोल ज़्यादा ज़िया होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की किसी मनसूबाबंदी के बिना, चाहे वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग टर्म हो, लेकिन हमें कहीं भी इनकी हिकमत अमली नजर नहीं आती। और ये सादगी का प्लान कैसे कामयाब होगा जब हुकूमती इदारे भी अपनी तमाम की तमाम जो सादगी है उसको बालाताक रख के अपने प्रोटोकॉल में जिस किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2500 सीसी से भी ऊपर की हैं, और यकीनी तौर पर उसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल भी इस्तेमाल होता होगा। और इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूं कि प्राइम मिनिस्टर सर जो कराची तशरीफ लाए थे आज से हफ्ता भर पहले, तो एक जगह वो मुबारकबाद देने गए थे और एक जगह वो ताज़ियत के लिए गए थे, और उनके साथ तकरीबन 30 से ज़्यादा प्रोटोकॉल में गाड़ियां थी। तो ये कहाँ की सादगी है? तो अवाम भी पूछते हैं कि हुकूमत जो है हमें भाषण तो देती है, नसीहत तो करती है कि सादगी अपनाओ, लेकिन खुद पे इसको लागू नहीं करती। ये तमाम चीज़ें हैं और मुतफक्री चीज़ें हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं, ताजिर हैं या सियासी और मज़हबी जमातों के लोग हैं, उनके अपने नज़रियात क्या हैं, वो क्या कहते हैं, उनके अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात है या उनका नुक्ता नज़र है क्या है, आज हम इसी बात को इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो मेहमान इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं या इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब आमिर फरहान बेग साहब, मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, और ये हैं अमीर जमात इस्लामी कोरंगी के। तो ये पहले भी मेरे प्रोग्राम में आप देख चुके होंगे। तो मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फैसल नदीम साहब, ये हैं मरकजी मुस्लिम लीग के सदर हैं सूबा सिंध के। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत अतीक मीर साहब, इनको मैं कहता हूँ SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के लीडर हैं ये, और इनकी अपनी जो बातें होती हैं वो यकीनी तौर पे उसमें काफ़ी वजन भी होता है। थैंक यू। ये है सदर है और कराची ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू अतीक मीर साहब, शुक्रिया, वेलकम। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ जनाब मिर्ज़ा फरहान बेग की तरफ के। जनाब, जमात इस्लामी इस हुकूमत की नाक़िद है, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये नूरा कुश्ती है, आप इसको कैसे वजाहत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आज के प्रोग्राम का आपने इंट्रो दिया है, और मेरा ख्याल है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब के लिए बहुत खुशी की बात भी है और फ़ख्र की बात भी है। बेशक हमारे जो इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल इख्तलाफात हैं, उसूली हैं, और वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वक्त पाकिस्तान को जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, उस पर हर पाकिस्तानी खुश भी है। और बीइंग अ नेशन हम सबको मुत्तहिद होके ही इस सारी सूरत हाल में बिहेव करना चाहिए। बेशक। और इसकी बेहतरीन मिसाल ईरानी कौम है कि जिसमें इस जंग से पहले तो लोग निकल के मुजाहरे भी कर रहे थे अपनी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन जब जंग छिड़ी तो वो तबका कि जिसको ट्रंप और उसके हवाली समझ रहे थे कि शायद वो निकल आएगा उनके हक में और रजीम चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल सूरत हाल तब्दील हो गई और उन्होंने अपनी कौम की बुनियाद पे सब मुत्तहिद होकर खड़े हो। बिल्कुल। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में बहरहाल हमें एक तबका ऐसा दिखता है कि जब इंडिया के साथ जंग होती है तो भी वो किसी और जानिब खड़ा होता है, जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो भी वो, तो बहैसियत पाकिस्तानी ऐसे मौके पे बहरहाल हमें एक कौम बनकर भी। लेकिन एक बात है, मई में जब बयान महसूस हुआ था तो उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में तब पूरी कौम मुत्तहिद थी। मैं ज़ाहिर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ तबकात ऐसे जरूर हैं कि जो उस मौके पर भी इस बात के इंतजार में थे कि पाकिस्तान को कोई हजीमत हो और इस तरह की चीजें। तो बहरहाल ये हम सब के लिए ये जो मौका है ये बड़ी खुशी का मौका है, फख्र का मौका है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो सारा शर अमेरिका और इसराइल ने फैलाया था उससे खैर बरामद करे और ये जो सारी सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो और हमारे पूरी दुनिया के जितने मजलूम हमारे भाई हैं और बिलखुसूस हमारे ईरान के लोग, फलस्तीन के लोग, उनके लिए जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ। बिल्कुल सही। बाकी जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं हुकूमत की नाक़िद होने की हैसियत, हाँ, मेरे सारे तनाज़ुर में देख लें, जो जंग का फैसला हुआ या सालिसी का फैसला हुआ, इसमें बहुत सारे लोग शुरू में जो काफ़ी तनकीद भी कर रहे थे। बिल्कुल। हमारी जो हुकूमत है यानी उसके चलाने वाले और उसके कायदीन, उनका हाल ये है कि जब वो जाकर वाइट हाउस में ट्रंप से मिलते तो ट्रंप की वो तारीफें करते हैं जो ट्रंप और उसके अपने लोगों को भी नहीं मालूम होती। तो जब ये बिहेवियर होता है आपका, यानी किसी आसान अल्फाज में आप ये कहें कि किसी
ऐसे आदमी का कि जो मदारी वाला रवैया होता है, वो रवैया अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इख्तियार करता है, शाह से ज्यादा शाह का वफादार, तो उसके ऊपर जाहिर है फिर कौम को तकलीफ भी होती है, उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है और बात भी की जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नोबेल इनाम के लिए उनको नॉमिनेट किया? मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब एक ऐसा आदमी कि जिसने अपने सारे कंडक्ट से साबित किया कि वो इंतहा दर्जे का कोई जहनी मरीज है, जो सुबह कुछ कहता है शाम कुछ कहता है, और आया इस बात के ऊपर था कि मैं जंगें रुकवाऊंगा, और जंगियों का सुरखैल है जिसने एक स्टेट में चढ़ाई की, उसके सदर को रात को सोते हुए उठा के वो लेके आ गया। ऐसे आदमी को आप नोबेल इनाम के लिए अगर नामजद करेंगे तो बहसियत पाकिस्तानी मेरा सर जो है वो शर्म से झुकेगा और हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे। हम ऐसी किसी चीज की हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जिस तरह पाकिस्तान का जो किरदार अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये किरदार हमें मिला और वो किरदार हम अदा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों का जो पूरा कंडक्ट है, यानी एक जानिब जो है वो इन्होंने बदतरीन अपॉर्चुनिटीज होने का सबूत दिया। यानी ये बात आ रही थी कि जी 1 महीने का पेट्रोल हमारे पास है, अभी जो है वो कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन इन्हें मौका मिला, जो बदतरीन मफाद परस्त होता है, फौरन इन्होंने पेट्रोल बम लोगों के ऊपर गिरा दिया और अवाम की चीखें निकाल दी। वो पेट्रोल जो अभी यानी 1 महीने का मौजूद था उसके ऊपर, और फिर उसके बाद भी जो सारी सूरत हाल है, और एक जानिब सादगी के लेक्चर दे रहे हैं आपने खुद का कि वजीर आजम साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनकी कराची के साथ दिलचस्पी कितनी है? वो किसी की ताज़ियत करने आते हैं या किसी को मुबारकबाद देने आते हैं? ये कराची के साथ ये मामला है। इस प्राइम मिनिस्टर पर नहीं, माजी में भी देख लें जी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए वो कराची में कभी एक दिन देखें स्टे नहीं करते। आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। बात यह है कि कराची में अभी कुछ लोग ये कहते कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा था कि वफाक का कराची के साथ क्या रवैया है, और इस प्राइम मिनिस्टर का नहीं। पीछे आप पूरी हिस्ट्री उठा लें, पिछले 10-20 साल पीछे चले जाएं, क्या सूरत हाल है और किस तरह जो है वो कराची को कोई ओन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। कोई आता भी है तो यहाँ 24 और 48 घंटे गुजारने को तैयार नहीं होता। अगर यहाँ के बिजनेसमैन को मिले तो उनको कुछ डराने और धमकाने के अलावा कोई चीज उसके पास नहीं होती। तो ये सारा रवैया इनका है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, अवाम को सादगी की बात कर रहे हैं, खुद इनके जहाज भी चल रहे हैं और वो मर्सिडीज गाड़ियां भी निकल रही हैं, और अवाम जो है वो अपना पेट काट के जो है वो सादगी, तो ये ड्रामेबाजी है, ये मुनाफकत है। हम बहरहाल इसके साथ तो नहीं खड़े हो सकते, हम अवाम के साथ हैं, उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। मिर्जा साहब आपके बीच में मौका आ गया, मैं थोड़ा फैसल साहब की तरफ से। फैसल साहब, मरकजी मुस्लिम लीग के आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरान हैं और आप ज़्यादातर वफाकी हुकूमत के फेवर में ही रहे हैं। ये गलत फहमी आपको कैसे गलत फहमी है? चलिए आज मेरी खुशफहमी को दूर कर दें आप, तो अगर ये मेरी खुशफहमी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप चलिए, ये बहुत अच्छा किरदार है कि जब सालसी का किरदार कर रहे हैं, इस किरदार को तो बिल्कुल हम मतलब कि हर तरीके से हम काबिल तहसीन समझते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन तर्ज जो हुक्मरानी है, तर्ज हुक्मरानी, स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब बेरोजगारी फैलेगी, मरकजी मुस्लिम लीग का क्या नुक्ता नजर है? देखिए, एक तो मैं उस बात की वजाहत करना चाहूँगा, यकीनी तौर पर असल जो बात मेरे भाई ने की थी, मिर्जा साहब ने, बात तो बुनियादी तौर पर वही है कि जब मुल्क की बात होगी, मुल्क के फायदे की बात होगी, मुल्क के नफ़े और नुकसान की बात होगी, तो हम सारे मिलकर, यानी ये कह लें कि बगैर ये देखे कि मेरा ताल्लुक किस जमात से, हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। बेशक। और जब हम मुल्क के साथ हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हुकूमत वक्त के साथ हैं। यानी हम अगर बात कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम अपने वतन अजीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल अलहदा मामला होता है कि भाई मई 2025 में अगर इंडिया के साथ जंग हो रही है तो उसमें तो यकीनी तौर पर यह होगा ना कि डट कर, खुल कर, सामने आकर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने ये जो ना बात कर लें कि वतन अजीज़ की हिफाजत, इसका जो है ये कह लें कि जो इसका तहफ़्फ़ुज़ है उसकी बात की जाएगी, जान देने की भी बात की जाएगी। तो ये कहीं से भी किसी भी जगह हुकूमत वक्त की हिमायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो जिस मौजू पर बात हो रही है, हाँ जी, उस पर अगर बात हो रही है तो हमारा सबसे बड़ा मसला तो यही है। यानी इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? वसाइल की हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी मौजूद नहीं है। 18,600 अरब रुपए का इस साल का आपका जो है वो वफाकी बजट है। उस बजट को अगर आप देख लें तो आधा बजट वो है जो हमने दुनिया से जो लिया गया हमारा, आप ये कह लें कि कर्ज है और उसका सूद है, उसमें अदा कर देना। अब मैं ये जब ये देख रहा होता हूं कि ये कर्ज और सूद जो है इसमें इतना इजाफा होने का सबब क्या है, तो इसका सबब सिर्फ और सिर्फ ये हुक्मरान है, इनका तर्ज हुक्मरानी है, इनकी अय्याशी है,
इनकी आसाइशात हैं। अभी जिस तरह बात चल रही है कि एक अयादत के लिए आ गए, एक ताजियत के लिए आ गए, एक जो है वो किसी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आ गए, तो आप फोन पे दे लेते, आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? एक चीज और भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, फोन करके आप एक चीज और भी अर्ज करना चाहता हूं, एक चीज और भी अर्ज करना चाहता हूं कि एहसास है, हम इस शहर का एहसास है महरूमी बढ़ता क्यों है? इसका सबब यह है कि आप आए हैं, आकर दो चार आपने मुलाकातें की हैं, आपकी आनियां जानियां हैं, आपके साथ 37 गाड़ियां चल रही हैं, अवाम को दिखाई दे रहा है कि बेतहाशा बेशुमार खर्चा हो रहा है, और उसके बाद फिर आप जो है अपनी मुलाकातें जो आपके इक्तदार को दवाम देने के लिए जरूरी है वो करके आप न जाने कहां से आए थे और कहां को निकल गए। तो इस चीज की तो बिल्कुल भी हिमायत नहीं की जाएगी। बात तो है कि इस्लामाबाद से निकल गए, इस्लामाबाद चले गए थे। नहीं, इस्लामाबाद भी मकसद ये है, तो इसीलिए मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो बुनियादी तौर पर यही है कि देखे, बात यह है कि अक़वाम उस वक्त आगे बढ़ती हैं कि जब जो है वो कौम का एहसास करने वाले हुक्मरान उनको मैसर आ जाए। आज मैं अपने भाइयों से एक बात अर्ज कर रहा था, मैंने उन्हें कहा कि देखें, ये जो आज खित्ते के हालात इस वक्त हैं, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में पाकिस्तान के लिए इम्कानात यूं करके खुल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा दुआ बहुत करो। अच्छा, उन्होंने कहा क्या दुआ करें? मैंने कहा दुआ करें कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत है, अल्लाह इनको तौफीक ना दे कि ये इम्कानात को जाया करें। यानी अगर आप देखेंगे कि ईरान के साथ, यानी अभी आप इब्तदाई तौर पर ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें जो खबर आई है वो ये है कि कतर में और दीगर जगहों पर जो ईरानी असासाजात हैं उनके ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हटाई जा रही हैं। अच्छा, हाँ जी, ये आई हैं। अच्छा, उसके बाद अंदर की खबर है। हाँ जी, ये नहीं, ये मैं इसलिए तो मैं कह रहा था आपको, ये कह रहा हूं कि मीडिया पर नाराज हो रहे थे, मैं इसलिए तो कह रहा था आपको कि भाई आप, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मीडिया पर देखिए मैंने, और उसके बाद अगली बात अगर आप करेंगे तो अगर ईरान जो है, अगर ईरान के साथ मामलात बेहतर होते हैं, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं, तो मतलब यह है कि हमारे दरवाजे पर पेट्रोल और गैस मौजूद है। इसका मतलब यह होगा कि वो गैस पाइपलाइन के जो एक तवील अरसे से मैं ये कहता हूं कि हाँ जी, तो वो उस पर काम करने का हमें जो है ना मिल जाए, यानी ये सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद अरब मुल्कों के साथ जैसे आज एक और खबर आई है, अब आप इसको अंदर की खबर तो यकीनी तौर पर नहीं कहेंगे, मीडिया पर मौजूद है कि सऊदी अरेबिया और कतर आपको $5 अरब देने लगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, मैं ये कहता हूं कि ये $5 अरब पाकिस्तान के अवाम के लिए मिलने चाहिए, तो हुक्मरानों के लिए नहीं मिलने चाहिए। मुझे बताइए कि सऊदी अरब से हमारा दफाई माहिदा है ना, वजीर खजाना ने आए, वो यूएई ने आपसे पैसे मांगे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो हम सऊदी के हुक्मरानों को सलाम करते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये नहीं कि सिर्फ $5 अरब क्यों नहीं, देखिए बात ये होती है, इसका सबब है मुस्तकिल उनकी तरफ से एक ही बात होती रही है। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, हम उधार लेने के लिए, हम हाथ फैलाने के लिए, हम कर्ज लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं, और हमेशा आपसे दुनिया भर ने यह कहा है, खास तौर पर सऊदिया जैसे जो आपके देरीना दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते हैं भाई आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने काम को दुरुस्त करें, अपने मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। यानी हम सिर्फ एक काम के लिए, आपसे मैंने मांग लेना कर्जा, भाई से ले लेना भाई से, और एक काम के लिए कि कर्ज लेके अगला कर्जा। ये बात तो है अपना फैसल भाई कि इस हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया। शहबाज शरीफ ने खुद भी कहा ना कि जब मैं जाता हूं बाहर पैसे मांगने के तो मुझे बड़ी बिलाल भाई, अगर बातों की हद तक है ना, देखे मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर सिर्फ बातों की हद तक है, अगर सिर्फ बातों की हद तक है तो बातें करना तो बहुत आती हैं। अभी भाई बात कर रहे थे, हमारे जो पिछले वजीर आजम साहब थे उनसे बेहतरीन और शानदार और खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला कौन था? आप देखें, वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो खिताब हुआ, तो उस खिताब को आज तक मैं और आप सब कहते हैं कि बेहतरीन चीज थी, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर बातों से काम चलता है तो ये पूरी कौम को चाहिए कि वो बातों पर लग जाए। बात तो बुनियादी तौर पर यह कि अमल की बात की जाएगी। अभी बात चल रही थी कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है जी, बढ़ गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ जब आप आगे जाते हैं तो दूध, चावल, चीनी, आटा, ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह 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 सब बढ़ जाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हुकूमत यकीनी बनाएगी इस बात को? यानी जो मेरा मसला है, मेरे घर का मसला है, या किसी भी आम आदमी का मसला है, मेरे बच्चे की फीस बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ गए, वो दूध जो मैं 220 रुपए में ले रहा था वो 250 रुपए का हो गया है, और इसी तरह की चीजें हो गई है। तो क्या इस बात को यकीनी बनाएंगे आप? मैं फिर कहता हूं कि भाषण तो दे ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को रिवर्स करना तो काम है। यहां मैं इंटरेप्ट करूंगा इसलिए कि मैं नेशनल मीडिया में बैठा हूं, तो मैं वजाहत भी करूं। गवर्नमेंट ने आपके वो तो किया, क्या कहते हैं, इनिशिएटिव तो लिया कि जनाब ट्रॉलर्स वालों को कहा कि आप किराया नहीं बढ़ाएंगे, बस वालों को किराया नहीं बढ़ाएंगे, वो उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ये इनिशिएटिव लिया था। देखिए मैं फिर मोटरसाइकिल वालों को उन्होंने ऐप के जरिए पैसे देने शुरू कर दिए। सब अर्जी है, ये भी तो बात अर्जी है, अर्जी है, नहीं अर्जी है, ऐप खुलती है, नहीं मैं बहुत सारे लोगों को पैसे, मैं अर्ज करता हूँ, मैं रश होगा उसको पता कैसे खुलेगी। मैं ये अर्ज करता हूँ, गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा, सब कुछ कहा, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कवानीन मौजूद है या नहीं?
तो कवानीन तो पहले मौजूद हैं, और कवानीन की मौजूदगी में उन जितने भी मैं कहता हूं कानून है, उन सब का सबसे बढ़कर इस्तेसाल करने वाला कौन है? हमारी हुकूमत है। और जब हुकूमतें इस्तेसाल करती हैं तो लामुहाला फिर अवाम के साथ भी उसी तरह के अतीक साहब के चलो, अतीक साहब काफी देर बैठे, लेकिन ये साथ साथ कहता हुआ चलो कि कुरान कहता है कि जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे, तो उसमें अवाम को भी शामिल कर ले कि इसमें हमारी भी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं गुज़श्ता 78 बरस से। रतीक मीर साहब, लॉकडाउन, आप तो कोई तजारत करते हैं, हमारे भाई सियासत करते हैं, तो पॉलिसी तो यही लोग बात है, जब ये हुक्मरान होंगे कल तो आप पॉलिसी यही बनाएंगे। अभी जब स्मार्ट लॉकडाउन कल नाफिज हुआ, एक कंट्रोवर्सी आ रही है, एक कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि रेस्टोरेंट और होटल को कहा गया कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो ये 7 AM यानी सुबह से है या शाम के 7:30 से लेकर 7? ये कंट्रोवर्सी है। देखिए, इसमें क्या होटल रेस्टोरेंट सिर्फ 4.5 घंटे के लिए खुलेंगे? हम काफी ज्यादा तनकीद करते हैं जी पर जी, और बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिस पर तनकीद करनी भी चाहिए। इस मामले में जो गुज़श्ता दिनों में मीटिंग बुलाई वज़ीर आला हाउस में, तो उसमें बेशतर ताजिरों का ख्याल था। आप भी थे उसमें? मैं उसमें इत्तेफाक से नहीं था। अच्छा, मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैं उसमें 9 बजे पे काफी लोगों का इत्तेफाक था, और जिस तरह काफी ज्यादा मुल्क के दीगर हिस्सों में 8 बजे बंदिश की बातें हो रही थी और ऐलानात भी हुए, नोटिस भी जारी हुए, तो सिंध के जो बड़े शहर थे, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स के तौर पे जिनकी लिस्ट सामने आई, उसमें कराची भी शामिल था, जो 9 बजे एक बेहतर फैसला हुआ, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हुकूमत सिंध ने ताजिरों की राय को सुना, समझा, और उसी के मुताबिक शादी हॉल्स के बारे में 12 बजे तक की बात सामने आई है, जो मुनासिब है। नहीं तो पहले भी था, उसमें तो कोई रद्द बदल नहीं हुआ। शादी हॉल तो पहले भी 12 बजे तो नोटिफिकेशन फिर भी बेहतर हुआ ना, नहीं छेड़ा उसको नहीं छेड़ा, इसलिए नहीं छेड़ा, मैं बता दूं, इसलिए नहीं छेड़ा कि बहुत सारे MPs MNs के अपने मैरिज लॉन है। चले, वो सबब हो सकता है। दूसरा, ये 11 बजे होटल्स की बात है, घर में छेड़छाड़ करने से बात रहे। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा, और दूध के रेट भी जो इसलिए बढ़ते हैं भाई कि आपके बहुत सारे जो इंटरेस्ट के MPs हैं उनके अपने डेयरी फार्म्स हैं। जी हजरत, वो एक जी, दूसरा ये अंदर की खबर है, इसलिए ये दूध के रेट हमेशा जब वो मुतालबा करते हैं बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, तो किसी का पुश होता है। बहरहाल ये जो कुछ भी है काबिल कबूल है। और जहां तक अभी खुद भी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जहां तक तवानाई बचत की बात है, तो इस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी बिला सबब ना तो बिजली ज़ाय करेगा, ना बिला वजह वो सड़कों पे घूमेगा। सर, स्ट्रीट लाइट तो दिन में भी चल रहे होते हैं। स्ट्रीट लाइट आवाम की तो नहीं है ना, मैं तो आम लोगों की बात पैसे के पैसे से ही जाते हैं ना, वो आवाम के पैसों से तो क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ आवाम के पैसों से। खैर, तो ये सबब है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत ने बड़ी सफाई के साथ, चकराई के साथ, शातिराना तरीके से पेट्रोल और डीजल पर 110 रुपए और 109 रुपए ये बढ़ा दिए। पहले उसको इजाफा किया, अब फिर कमी की, और फिर उसके बाद कल 12 रुपए का मूंगफली का 12 रुपए की बात थी। मूंगफली का दाना आप इसका मजबूरी तौर पे देखें कि 100 रुपए से जायद उन्हें बढ़ा दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंदतरीन सदर एक मुश्त कभी 100 रुपए नहीं बढ़े। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे खित्ते में, इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल की नर्ख हमारे यहाँ। मैं जाती तौर पर समझता हूँ 366 रुपए पर लीटर। मैं जाती तौर पर समझता हूँ एक बात, जैसे हजरत ने भी एक बात की, हमारी जंग कुछ और है। नहीं, आप है खलीज की जंग से हम मुतासिर नहीं हैं। जो जंग हम पर हमारे खिलाफ चल रही है वो सूद की जंग है, और दुनिया के बेशतर ममालिक, हम भी उसमें शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा खराज दे रहे हैं। अगर ये सुलह हो जाती है, जंग बंद हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा? क्या तो यही करनी चाहिए, महंगाई नीचे आ जाए? कैसे? वो भी तो करनी चाहिए। अरे हम तो जंग से पहले ही बर्बाद थे। हजरत, मैं यहां पर बात करूंगा, शायद नाराज ना होइएगा, सूद भी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, कम तोलना भी है, और आपके वो तो फिर ऐसा हो गया ना कि आप दूसरे का हक भी खाना है। हम बड़े
खुल्लम खुल्ला तरीके से मतलब कि एक दूसरे का हक खा जाते हैं। ये भी तो है ना। देखिए, इसमें मैं एक बात कहता हूं, मैं आम लोगों को भी जिम्मेदार करार देता हूं कि जब कहीं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, आपका चुप रहना भी उसमें शामिल है। जैसे जुल्म के खिलाफ रद्द-ए-अमल ना देना, जालिम के साथ आप खड़े हैं, तो यही सबब है कि लोगों को अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। देखिए, अभी पेट्रोल की इस हद तक कीमतों का बढ़ता, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, ये पेट्रोल की बैनुल अक़वामी कीमतों के इजाफे का सबब नहीं था। हम दुनिया के 3 उन ममालिक में शामिल हैं जिसके पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। अरे ये 66 रुपए अफगानिस्तान, ये 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, यहां पेट्रोल की कीमत है। ये अलग बात है कि उनके पैसे की वैल्यू हमसे ज्यादा है। बात यहाँ पे मैं तस्वीर कर दूं कि हम हैं IMF के प्रोग्राम में, और IMF जो आपसे कहता है आप वो करते हैं। IMF ने कहा लेवी बढ़ा दो, आपने लेवी बढ़ा दी। बात ये होती है कि श्रीलंका की मिसाल दे रहे हैं आप, इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ IMF का प्रोग्राम नहीं है, वो गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव लेती है। हम अपना बजट भी जो बनाते हैं वो IMF के कहने पे बनाते हैं, और IMF ही हमें डिक्टेट करता है कि हमें, तो हमारा थोड़ा सा मिसाल थोड़ा सा ये जो आप फरमा रहे हैं ये बातें अब ढकी छुपी नहीं है, बिल्कुल वाजे है। ये सूद की मैशत का शाखसाना है। बिल्कुल बात। मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि जिन लोगों क्या ने सूद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी अरब में नहीं है, UAE में नहीं है? देखिए, सूद की जो खिलाफत है, हमसे ज्यादा तो मुकद्दस मुल्क सऊदी अरब, वो सूद पे चल रहा है। वो जब नहीं लड़ रहा है, जब वो नहीं लड़ रहा है, ये एक अलग मौजू हो जाएगा। सवाल ही पैदा होता है कि मैं एक दूसरी मेरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों को जी, ये मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक से आ जाऊं तो फिर उसके बाद मैं आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्वास्त हम दोबारा हाजिर हैं, और वक्फे में जाने से कबल हमारे मोहतरम अतीक मीर साहब ने एक बहुत ही हसास मसला छेड़ दिया कि सूद हकीकत है, इस बात से कोई कर नहीं कि हमारा कुरान कहता है कि जिसने अल्लाह और रसूल के अहकाम ना माने उस पर यकीन करता, वही हशर होता है जो आज हमारा हो रहा है। और मेरा पता ये कि ये अल्लाह और रसूल के नाम पर ये बिल बना, इससे शायद कायम हो जाएंगे, वरना हमारे अंदर 1,24,000 अंबिया इकराम आए थे, उनकी हर उम्मत के अंदर जो बुराई थी वो आज सारी बुराइयां हमारे अंदर है, लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उनके वो उम्मती हैं, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। और यकीनी तौर पे आतिक मीर की बात आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ सूद के हवाले से भी। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जनाब चौधरी काशिफ साहब, जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं, और लाहौर से मुझे इन्होंने ज्वाइन किया है ऑनलाइन। पहले मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, फिर मैं जो मेहमान बैठे हैं स्टूडियो में उनसे भी गुफ्तगू करूँगा। चौधरी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू। मुझे बताओ कि ये लॉकडाउन लग गया, ये लॉकडाउन बहुत जल्दी में नहीं लगाया गवर्नमेंट ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन मसाइल का हल नहीं है, लेकिन इस वक्त आलमी सूरत हाल और मुल्की हालात के तनाजर में हमने लॉकडाउन को सिर्फ इसलिए कबूल किया है और इस पर हुकूमत से तावन का फैसला किया कि इस वक्त मुल्क किसी महाजाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तरफ ईरान पर इस वक्त मुसलसल अमेरिका और इसराइल के उस वक्त हमले जारी थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी अपनाए हरमत से। अगरचे ईरान ने पाकिस्तानी तेल के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान उस तेल के आने के रिलीफ आवाम को देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस वक्त उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी, जिसके बारे में IMF ने यह कह रखा है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी हो, 108 रुपए पेट्रोलियम 108 रुपए इन्होंने उस पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया। तो क्योंकि ये FPR के खसारे को पूरा करने के लिए और IMF के साथ अपनी अगली किस्तों को लेने के लिए रेवेन्यू टारगेट्स को पूरा करना चाह रहे थे, तो उस इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ अवाम पर लादा गया। लेकिन हमने हालात के तनाजर में इसको कबूल किया। ये मसाइल का हल नहीं है। देखें, तिजारत का पहिया चलेगा, मुल्क में माशी सरगर्मियां होंगी, सनती सरगर्मियां होंगी, तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। और फिर बिलाल हसन साहब, एक बहुत अहम बात यह है कि ताजर सबसे महंगी बिजली खरीदता है, 70 रुपए यूनिट ताजर बिजली खरीदता है। अगर ताजर बिजली खरीदना बंद कर देगा तो बिजली तो इनके पास पहले ही सरप्लस है। पहले ही हम IPPs को इस वक्त जो बिजली की कंपनी है या बिजली, वो 1900 अरब रुपए इस वक्त जो है वो अब पारे ऊपर चढ़ चुका है। बिल्कुल। तो IPPs को तो हम पहले ही कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं बिजली ना बनाने पे और बिजली इस्तेमाल ना होने पे। तो इसका मतलब यह कि बिजली तो ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए।
लेकिन हुक्मरानों को चूंकि समझ नहीं आती, बंद कमरों में बैठकर फैसले करते हैं, साथ मुशावरत नहीं की जाती, जमीनी हकायक के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते, तो चारों नाचार और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ है कि हमने आलमी सतह पर अमन के सफीर बनकर उभरे हैं और इस वक्त मुज़ाकरात पाकिस्तान में जारी हैं। तो हम तवक्को और उम्मीद ये रखते हैं कि इसके मुस्बत नताइज के नतीजे में हुकूमत ये लॉकडाउन भी खत्म करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी फौरी तौर पर, ये जो 12 रुपए का मजाक किया गया है पेट्रोल के ऊपर, ये ना किया जाए, हकीकी कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भी की जाए। मेरा अपना जाती राय है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। ये अपने जो बजट डेफिसिट है, ये 2026-27 का जो बजट आ रहा है जून में, IMF इसको डिस्कस भी हो रही है, इससे मेरे ख्याल में अपना बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी उन्होंने पेट्रोलियम की कीमत को बढ़ाई। उन्होंने बोला कि अच्छा मौका है, हुकूमत अवाम जो है वो ज्यादा चीख पुकार नहीं करेगी, चूंकि मुस्लिम उम्मा के मफाद में है, तो उन्होंने कहा कि लगा दो। तो मेरा अपना जाती राय ये कि ऐसे ही 640 अरब रुपए का जो इनको टैक्स डेफिसिट है इस वक्त, FBR अपनी नाहली की वजह से और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, तो उसका बोझ पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए आवाम पर और ताजरों और सनतकारों पर डाल दिया गया। चलो, बहुत शुक्रिया चौधरी काशी साहब। ये थे अंजुमन ताजरान पाकिस्तान लाहौर से मेरे साथ मौजूद थे। बहरहाल मिर्जा साहब, जमात इस्लामी की अपनी जो मतलब के तहफ़्फ़ुज़ात है गवर्नमेंट के साथ साथ, वो कराची में तो आपको पीपल्स पार्टी से कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो आप अमीर कोरेंगी भी हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं। लेकिन हमने ये देखा कि बहुत मौज़त के साथ कि हम जो भी हुक्मरान आता है उसकी टांगें खींचने में लग जाते हैं, काम करने का मौका नहीं देते। आज आप आ जाएंगे हुक्मरान में तो कल पीपल्स पार्टी आपकी टांग खींचेगी, कल वो आ जाएंगे तो दूसरे खींचेंगे। ये तर्ज हमारे क्यों नहीं खत्म होती कि अगर एक हुक्मरान आ गया तो उसे हम तनकीद करें, प्राय इस्लाह करें, ना कि उसकी टांग खींच के उसकी हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आगे कर देता है, ये जो हमारे ताजिर बिरादरी के जिम्मेदारान हैं, अतीक मीर साहब हैं, 18 साल हो गए हुकूमत करते हुए पीपल्स पार्टी को, मजीद न जाने कितने दिलवाना चाहते हैं हम। तो अतीक मीर साहब देता है, अभी कोई भी नहीं देता। अरे छोड़ने, अभी अतीक मीर साहब ने गुफ्तगू की, काशिफ चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, और आप देखें हुकूमत से मुतमईन ना होने के बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, अगर कौम की जरूरत है तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये इस कौम का जज्बा है, इस कौम के लोग और इसके सारे तबकात। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कर दूं, इसमें ऐड कर दूं, और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की चेयरमैन ने कल लाहौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो $2 अरब आप यूएई को वापस कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि हम इसे खुद रखेंगे, एज ए पाकिस्तानी $2 अरब बैंक में रखेंगे। तो आप देखें, ये इस कौम का, यानी इतने बदतरीन हालात के बावजूद, इतने बदतरीन हुक्मरानों के बावजूद इस कौम के लोगों का जज्बा ये है बिल्कुल कि वो फिर भी जो है वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और अपना रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल। मसला क्या है? मसला इस हुक्मरान तबके का है। जैसे अभी भाई ने बात की ना, आपने वोट की बात की, अब वोट की बात आती है तो फॉर्म 47 आ जाता है, फॉर्म 11 और 12 आ जाता है। वो पीपल्स पार्टी जिसको 1 लाख वोट मिले थे बल्दियाती इलेक्शन में, और जमात इस्लामी जिसे 5 लाख वोट मिले थे, मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का मुसल्लत कर दिया गया और जमात इस्लामी को जो है वो बाहर कर दिया गया। फॉर्म 47 के नतीजे में वो लोग, यानी पहले तो कोई दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाता था, इस दफा तो इस शहर में हमने देखा कि जो 5वें और 6ठे नंबर पे थे, जो कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सके थे, उनको जो है वो कौमी असेंबली में ले जाके बिठा दिया। तो ऐसे लोग मुसल्लत इसलिए किए जाते हैं कि उनका, क्योंकि आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और अमलन उनका कंडक्ट भी है कि जब लोग इन लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुमने हमें कौन सा वोट दिया, तो हम तो जिस तरह आए हमें मालूम है, आइंदा भी हम इसी तरह आ जाएंगे। तो इस तरह के लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत इसलिए किया जाता है कि जो धंधा चल रहा है, जो लूटमार चल रही है, वो चलती रहे। बाकी जो आपने बात की कि एक हुकूमत आती है, देखें एक हुकूमत होती है और एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन का काम अवाम के हक के लिए अपोजिशन करना होता है, तो वो अपोजिशन तो हमेशा होगी, ऐसा तो नहीं होता। सर बात तो सुने ना, बात यह है कि तनकीद बराए इस्लाह, अगर आप चाहते हैं कि 18 साल कंटिन्यू हुकूमत पीपल्स पार्टी की सूबे में रहे, उसके बाद भी हम तनकीद बराए इस्लाह ही कर रहे हैं, उसके बाद भी, लेकिन 18 साल जो लोग हमारे सरों पे मुसल्लत हों, जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, और सिर्फ कराची नहीं, अंदरूने सिंध भी जाके देख लें, बेड़ा गर्क कर दिया, कोई इनका आवाम के साथ ताल्लुक नहीं है। और ये क्या यूनिवर्सिटी रोड और क्या करीमाबाद का अंडरपास और क्या हब के नाल, मतलब किस किस चीज को आप रोएं। 18 साल बाद अगर आप ये चाहें या कोई भी ये चाहे
कि यार इन पे तनकीद ना करें और अच्छे बच्चे बन के आप बैठे रहें, तो उसके नतीजे में तो जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि हम कराची की आवाम को छोड़ दें। और इसी तरह अगर शरीफ खानदान की भी आप बात करें कि यही लोग हैं कि जो मुस्तकिल पिछले 40 साल में बारियां लगाते रहे। इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात है जी, चलिए आपने छेड़ दी, जुड़ी हुई बात है, यहां पर जो भी बात हो हम आवाम जो कहते हैं वो वही बात कर रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी के 9 टाउन है, ठीक है, उसके भी हालात अच्छे नहीं है। आप सुई गैस ने की लाइनें खुदी, लाइनें डली, उसके बाद वो सड़कों की जो हाल है पूरे कराची शहर का, SSGC के FD से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 13 अरब रुपए हमने दिए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सुन ले मेरी बात जी जी। 13 अरब रुपए दिए हैं, 13 अरब रुपए हमने दिए हैं, UCs को दिए हैं, टाउन्स को दिए हैं कि जो सड़कें हमने खोदी हैं उनको बनाया जाए। आज आप मुझे बताइए कि 6 महीने से ज्यादा हो गया है, कराची की सड़कों का हाल क्या है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का टाउन हो, PTI का हो या जमात इस्लामी का हो, सेम एक ही जैसी सिचुएशन नजर आती है। अच्छा, जमात इस्लामी के टाउन्स के हवाले से तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप एक दिन चले और हम आपको दिखाते हैं 9 टाउन्स की बात। मेरे पास गुलबर्ग टाउन में मैं रहता हूं और गुलबर्ग टाउन को चले मेरे साथ, मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल कोई प्रोग्राम आप ऐसा तय कर लें, हम चलते हैं, उन सड़कों पे भी चलते हैं और जिन सड़कों की बात मैं कर रहा हूं उन पे भी चलते हैं। SSGC का जो मामला है, SSGC काम करता है और काम करके एक NOC देता है टाउन को। आपने कहा टाउन और UCs को, UC को SSGC ने कोई पैसे नहीं दिए, टाउन्स को दिए, पूरे कराची में दिए। तो टाउन्स बांटेगा ना UC को बांटेगा नहीं, टाउन खुद उस पे खुद काम कराएगा। हर UC को पैसे मिलने नहीं, UC को नहीं मिलते ना भाई, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, उन्होंने लिस्ट भेजी है, मैंने तो भेजा, उन्होंने कहा भाई मीडिया पे नहीं देना। मैं नहीं, मीडिया पे क्यों नहीं देना? अगर बाद में दिए सर, वो तो मुर्तजा वहाब ने जब बम फोड़ा, मुर्तजा वहाब ने बम फोड़ा, उससे पहले मैं आपको बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं इस बात पे कि UCs को अगर चलो लंबी ना करें बात, NOC नहीं मिला, UCs को नहीं मिले, टाउन्स को मिले हैं। उसका तरीकेकार ये होता है कि SSGC एक काम करता है और उस काम करने के बाद वो NOC देता है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। ठीक, मुझे आप आइंदा प्रोग्राम में फिर बुला लें और SSGC मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको NOC जो अगला बलदयाती इलेक्शन होगा ना उससे 6 महीना पहले देगा। नहीं, जहां ताकि आप NOC जहां मिलना शुरू हो गई है वहां कहां शुरू हो गया, कहां बताए, एक टाउन बता दें। मुख्तलिफ टाउन, आप मैं खुद लांडी टाउन में रहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लांडी टाउन में रहता हूं। लांडी टाउन की UC 4 है, आप आ जाएं मेरे साथ। 4B का इलाका है, मदीना मस्जिद का हमारा एक पूरा रोड है, 4D का इलाका है, मुख्तलिफ 4A की गलियां हैं जिनके अंदर पेवर लग रहा है। सिर्फ एक टाउन की एक UC की बात कर रहा हूं। अभी आप जिस सड़क से आए हैं मेरे ऑफिस में, ये जीना टाउन में लगता है, ठीक है, जीना टाउन में लगता है, और ये आपकी ही जमात इस्लामी की ही टाउन है। आप जाके सड़कें देख लें, गुज़श्ता 2 साल से टूटी हुई है, बोल बोल के थक गए लेकिन आज तक नहीं बनी। दूसरी बात देखें, इस मामले में जो दूसरी बहुत अहम तरीन बात है ना, दूसरी बात यह है कि 18 साल कंटिन्यू पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। पिछले 20 साल में जो कुछ इस शहर के साथ होता रहा है एक तबाही है, यानी जंग के बगैर वो हाल है कि जो शायद इस वक्त शहर का हाल गजा से ज्यादा बदतर है। वो हाल है जो गजा से ज्यादा, आपने ठीक बात की। और ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में 1 रुपए का तरक्याती फंड ना जमात इस्लामी की किसी UC को सिंध हुकूमत ने दिया है। 1 लाख रुपए आपको ढक्कन के लिए दिए ना, 1 लाख रुपए ढक्कन के दिए उन्होंने, बड़ा एहसान किया। और वो 1 लाख रुपए देके अभी आपके इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, बिजली की। मैं एक बात आपसे करूं, जो 1 लाख रुपए उन्होंने दिए उसके साथ उन्होंने UC से 60,000 रुपए के इलेक्ट्रिक को देने के लिए कार्ड भी लिए। मतलब ये खबर है कि 60,000 रुपए 60,000 रुपए 1 लाख देके 60,000। चलिए ये खबर है, ये इस पे बात करेंगे। जी फैसल साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हमारे क्यों ऐसी हुक्म है, हम एक दूसरे की टांगें खींच लेते हैं और मतलब ये कि हम अपनी कारकर्दगी को नहीं देखते, दूसरे की कारकर्दगी को ज्यादा देखते हैं। देखिए जी, बात चल रही थी कि अपोजिशन का काम तो अपोजिशन करना है, मतलब कि तनकीद बराए तनकीद, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी आपने कहा था कि आप एक इलाके में रहते हैं, तो मैं भी जो है वो अबुल हसन इस्फानी रोड पर रहता हूं। जी, क्या है शहर? अच्छा, अभी जब अबुल हसन इस्फानी रोड पर रहता हूं तो रोजाना जब घर से बाहर निकलता हूं तो यूनिवर्सिटी रोड देखता हूं। जी, अब मुझे बताइए कि मैं फिर कहता हूं कि मैं आपसे यूरोप की बात नहीं करता, मैं अमेरिका की बात नहीं करता, मैं तो इस्लामाबाद की बात करता हूं, लाहौर की बात कि वहां पर 45 दिन में एक अंडरपास बन जाता है। मैं लाहौर की बात कर लेता हूं, वहां पर बन जाता है। तो फिर अगर मैं देखता हूं कि 3.5 साल से जिंदगी अजाब मेरी हुई है, और उसके बाद आप देख लीजिए, यानी कीमती तरीन इलाका है वो, यानी अगर आप बात करेंगे गुलशन इकबाल की, आप बात करेंगे गुलिस्तान जौहर की, और उससे आगे सफूरा की, और फिर उसके बाद मलीर कैंट तक जो सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में से रोजाना गुजरने के बाद, रोजाना मट्टी भागने के बाद, रोजाना धूल जो है वो ये कह लें कि अपने हलक में उंडेलने के बाद, अगर जो है ना वो ये कह लें कि जो है ना कीचड़
और जो सारी चीजें हैं उनका सामना करने के बाद फिर अगर आप मुझसे इस बात की तवक्को करेंगे कि मैं इनको खड़ा होकर सलूट मारूंगा, तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं सलूट मारने की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि हम हर बात पे हुकूमत को हद से तनकीद बनाते हैं, कुछ अच्छे इकदाम भी होते हैं अच्छे हुकूमत के, हम उसकी तारीफ नहीं करते। देखें, नहीं ये तो बात ठीक नहीं है ना। इसकी वजह ये कि अभी एक चीज देख लीजिए, पूरी कौम एक काम कर रही है, पूरी कौम मिलकर एक काम कर रही है, और वो काम ये है कि आपने सिफारतकारी की है, आपने बहुत अच्छी सिफारतकारी की है, आपने सिफारतकारी के मैदान में इस मुल्क का नाम रोशन किया है। यानी ये तो बात सारी कौम कर रही है, हम कर रहे हैं। जब अच्छा काम करेंगे, पर वीलॉग उठा के देखें, लोगों ने इतने अभाम फैलाया हुआ था कि ईरानी वफ्द नहीं आ रहा, ईरान क्या वफ्द आएगा नहीं आएगा। अभी जहां से बात का आगाज हुआ था ना, वो तो बहुत ही मखसूस किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर आप अवाम की बात करेंगे, अवाम को देखेंगे, तो अवाम में इस तरह की कैफियत नहीं है। सियासी जमातों को भी ये कैफियत। अतीक मीर साहब, आप लोग जो है, आप लोगों पर इल्जाम ये है कि आप लोग हर जो मौजूदा हुक्मा होते हैं उसे सलाम करते हैं, जब वो काम नहीं होता फिर उसका बुरा भला कहते हैं। इसी तरह पुलिस का, आप एसएचओ को बुला के अपने एसोसिएशन में हार पहनाते हैं, उनको मोटरसाइकिलें देते हैं, उनको सारी चीजें, फिर वही उन्हीं मोटरसाइकिल पे वो भत्ताखोरी कर रहे होते हैं। बिलाल भाई की बात पर अमल दरामद करते हैं ना। हाँ, उसके बाद आप लोग फिर हद से तनकीद, मतलब कि उनकी मतलब कि जो भी हुकूमत आती है उसकी वाह करते हैं, फिर जब काम नहीं होता तो उसके बाद फिर उनको हद से तनकीद बनाते हैं। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ, करते होंगे ऐसा। हाँ, मेरा कम से कम आप जिससे मुखातिब हैं, हाँ, कोई एक तस्वीर बता दें, कोई एक वीडियो बता दें। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं आप ताजिर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ताजिर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप गलत है। आप ये देखें सारी कि जो भी आता है आप लोगों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, उसके बाद जब काम नहीं होता उसके बाद फिर आपसे तनकीद बनाते हैं। काम ना भी हो तो लोग तारीफ ही करते हैं, इसलिए कि जब दोस्तियां हो जाती हैं, हाँ, तो कहाँ वो दोस्त का काम तो कोई भी नहीं करता। हाँ, एक थानेदार है, आप उसे दोस्ती कर लें। आज स्मार्ट लॉकडाउन जो नाफिज हुआ वो आप लोगों की मुशावरत से हुआ ना। बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद इख्तलाफात कि जनाब ये हुकूमत ने गलत किया, हुकूमत ने ये कर दिया, देखिए वो कर दिया, आपकी मुशावरत हुई सेम हाउस में, मुतजाद आरा होती है, लेकिन अक्सरियत जिस फैसले के हक में हो वही मुफीद और बेहतर होता है। और 9 बजे पर कह तो दिया उन्होंने कि अक्सरियत जो है वो अकलियत में चला जाता है और अकलियत अक्सरियत में आ जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन इस मामले में ये 9 बजे के मामले में अक्सरियत इसके हक में थी और है। हाँ, मैं देखिए एक बात, मेरी एक दूसरी राय भी है इसमें। मैं कहता हूं चले लॉकडाउन तो छोड़ दें, आप जल्द कारोबार पे आना, जल्द चले जाना, एक आसाबी तौर पर आपको कितना तरोताजा रखेगा। आप जल्द जाएंगे, जल्द सोएंगे, जब घर में जल्द जाएंगे, जब आप सो जाते हो तो आप एक चार्जर लग जाता है आपको, आप चार्ज होना शुरू। लास्ट मुझे याद अपनी जवानी के दौर की, अब तक सब बुढ़े हो गए, कि 8 बजे का केएमसी का बोर्ड लगा होता था हर दुकान पे कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक दुकान खुलेगी। बिल्कुल, अब भी उसको नाकाम करने में सबसे बड़ा किरदार ताजिरों का है। वो रूल अब भी लागू है। हाँ, उसमें सबसे बड़ा ताजिरों का सबसे बड़ा किरदार है उसको नाकाम करने का। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी दीगर भी अवामिल होते हैं जो मिलकर किसी भी शहर में खराबियां पैदा करते हैं। अभी देखिए, अभी आप बात कर रहे थे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, MAJ रोड की हालत देख लें, इसी तरह यूनिवर्सिटी को देख लें, ग्रीन लाइन मनसूबा, ये वफाक के ही मनसूबे है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन। कराची में वफाक भी आके सिंध जैसा हो जाता है। 18वीं आदमी तरमीम के बाद वफाक का किरदार खत्म हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसको जो कराची के ताजिर और शहरी जो उसको बर्दाश्त करते हैं वो बहुत बदतरीन है। मेरा अपना जाती राय कि बहरहाल मैं तो इस पर तो आवाम भी ये कहते हैं कि हमने देखा मोहल्ले की दुकानें जो रात के 3-3 बजे तक खुली रहती हैं, उनमें जो बेचारा मुलाजिम काम कर रहा होता है उसका इस्तेसाल हो रहा होता है। लेकिन बिलाल भाई, जो बात आपने की ना कि जी ताजिर उसके जिम्मेदार, मैं तो समझता हूँ कि ताजिर उसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिम्मेदार वहाँ की हुकूमत होती है, इंतजामिया, वो इंतजामिया होती है जिनकी मिली भगत से सब कुछ होता है, जो उसको। और अच्छा, आखिरी जुमले चल रहा है, आप आखिरी जुमले चल रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि फिर ऐड करूं। मैं तो जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जब आप चाहते हैं तो आप लॉकडाउन लगा लेते हैं, जब आप चाहते हैं तो आप जो है वो दुकानों को 8 बजे बंद करा लेते हैं, और जब आप नहीं चाहते, जब आप उसमें हिसाब किताब करते हैं और एक फीसद बना हुआ। भाई बात सिर्फ इतनी है, हमारे यहाँ पर सरकारी इदारे जो है वो काम ना करने के लेते हैं पैसे, और काम लेते हैं पैसे। नहीं, आप एक चीज देख लें, मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो देख लीजिएगा जरा। जॉब मिली है, मैं सरकारी एक इदारे में मुलाजिम हूं, तो मैं अगर मुलाजिमत पर जा रहा हूं तो मैं उसके जो ले रहा हूं पैसे, वो किस चीज के, यानी काम ना करने के लेता हूं पैसे हुकूमत से,
और आपका काम करने के आपसे पैसे लेता हूं। बिल्कुल। जहां हर जगह पर मैंने ये तरतीब बना रखी हो, वहां पर आप फिर ये बता दीजिए सरकार को कैसे मुजरिम नहीं गर्दानेंगे जी आप? अतीक साहब, मैं समझता हूँ इस हाँ। मुल्क और कराची शहर जिस सूरत हाल से दो चार है, अब लाजिम है कि जो भी जिम्मेदारान है हुकूमती सतह पे, के इदारों की सतह पे, स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के मुशावरत करके कराची की बेहतरी के लिए अगर यकजा हो जाए हाँ। तो कराची बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह ताला। और मेरा ख्याल है कि उसमें हमारी सियासी जमात और मसीह जमात का बहुत बड़ा किरदार होगा और कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हमारी अपोजिशन जमात की तनकीद की वजह से जो हुक्मरान जमात है वो भी अपनी राह को दुरुस्त रखती हैं। ये बात दुरुस्त है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आप अगर खतवे तनकीद नहीं बनाएंगे, आप उंगली नहीं उठाएंगे, निशानदही नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पे वो भी जो है वो लापरवाह हो जाएंगे। आपको थोड़ी बहुत मुर्तज़ा आप गलियां जाके हाँ, वो आप लोगों की नहीं, वो है अपनी भाई, इस पर अप्रिशिएट करता हूं मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, ताजिरों को भी करता हूं। अतीक साहब तो बड़े बदनाम भी हो गए थे एक वीडियो के चक्कर में, तो बड़े हो गए थे ना। तो खैर बहरहाल ये बात तो तय है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन मिन असल कौम हम बड़े ही लापरवाह लोग हैं, हमें भी अपनी सिमत को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिलाल साहब को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।